हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। आई एम शशि भूषण और आप देख रहे हैं स्पार्क 2021 क्रैश कोर्स प्रेजेंटिंग बाय एजुकेशन अकेडमी। तो हम लोग इसमें जो भी इससे पहले हम लोग जो वीडियो देखे हैं केमिस्ट्री के जो एसिड बेस और सॉल्ट के जो भी टॉपिक्स थे, मेन टॉपिक्स थे, हम उसको सारे खत्म कर चुके हैं, मतलब जो आपके एग्जाम के बेसिस में आ सकते हैं। लेकिन इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टाइपिकल क्वेश्चन जो आपके एक्चुअल में एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम लोग खत्म करेंगे। तो चलिए बातें न ज़्यादा, काम ज़्यादा करते हैं हम लोग और वीडियो की ओर चलते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं पूरी वीडियो। तो आज देखने वाले हैं साइंस के केमिस्ट्री में, है ना, एसिड बेस सॉल्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ आते हैं इस चैप्टर से भी। तो लिखा हुआ है सबसे पहले में, आइडेंटिटी द बेसिक सॉल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्ट्स। क्या करना है आपको, बेसिक सॉल्ट चुनने हैं इन को फॉलो करके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं Na2CO3, NH4Cl, NaNO3। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, Na2CO3 ABCD करके अब 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको देखने हैं कि कौन बेसिक होगा। तो इसमें से कौन वाला बेसिक लग रहा है, देखिए तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 ये थोड़ा सा लग रहा है। NH4Cl इसमें देखिए नहीं लग रहा है, ये NaNO3 ये भी HNO3 से निकला हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए ज़्यादा सही लग रहा है, जो कि CaCO3 इस तरह से मिलकर के ये हो सकता है कि बना होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सॉल्ट ही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो आपको ए नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो चलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो गया जी, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय ए विजुअली इम्पेयर्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि कौन सा ऐसा एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन सा ऐसा इंडिकेटर होगा जो एसिड बेस को हम लोग पहचान लेंगे, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए चुनना है जी आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या मिलता है हम लोगों को। लिटमस है, टर्मरिक है, वैनिला एसेंस है और ट्यूनिया लीव्स है, ठीक है, पेटूनिया लीव्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा चीज़ है, यदि लिटमस पत्र में हम लोग देखेंगे तो ये तो हम लोग मान लीजिए एसिड बेस में डुबा करके उसके सॉल्यूशन में डुबा कर देखेंगे कलर चेंजिंग, तो वो तो देख ही नहीं सकता है, तो ये तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। टर्मरिक में भी कलर चेंजिंग होता है और इसका लीव्स में भी कलर चेंजिंग होता है। और वैनिला एसेंस ही एक ऐसा चीज़ है जो हम लोग को सुगंध, उसके जो गंध से हम लोग ये जान सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी है जो एकदम बिल्कुल ही सही है। आप देख रहे हैं ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये हम लोग का ऑप्शन सी हो गया सही। चलिए क्वेश्चन 3 पर गौर करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 3 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, है ना। हम लोग इसमें एसिडिक इन नेचर ढूंढना है, मतलब इसमें से कौन जो होगा वो एसिड नेचर का होगा। तो देखते हैं, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, लाइम वाटर, एंटासिड। ये तो साफ साफ दिख रहा है ह्यूमन ब्लड में ये बेस होता है जी, आप याद रखेंगे। लाइम वाटर भी नहीं होगा, एंटासिड माने एसिड का उल्टा एंटासिड होगा, तो इसका मतलब ये तो होने वाला है नहीं। तो लास्ट बचता है लाइम जूस। देखते हैं ऑप्शन ए सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, ग्रीन दिख रहा है ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोल रहा है कि डाइल्यूट एक्वा सोल्यूशन मतलब कि HCl को यदि हम लोग घोल देंगे पानी में, उसको एक्वास बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वास सोल्यूशन में कौन प्रेजेंट होगा। तो सिंपल सा बात है कि यदि हम लोग HCl को यदि हम लोग पानी में घोलेंगे तो आपको मालूम ही होगा, रिएक्शन आपको बताएंगे होंगे कि क्या बनता है। Cl-OH तो बनने वाला है नहीं, H3 प्लस OH- भी नहीं बनने वाला, OH- तो प्रेजेंस होगा ही नहीं, तो H3 प्लस और Cl- ये प्रेजेंस होगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है और ग्रीन दिख रहा है आपको। तो चलिए अगले पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों पर और 5 सवाल पर ना। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसके लिए आपको काम करने हैं। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 5 का 1 में देख रहे हैं आप, स्टेट द रिलेशन बिटवीन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन एंड इट्स पीएच। इसके पीएच में और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन जो भी होगा उसमें क्या किस प्रकार का रिलेशन होगा। तो कहने का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन और पीएच में क्या कौन सा रिलेशन होता है। तो पीएच ज़्यादा होगा,
है ना, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के अनुसार। देखिए डिस्क्रिप्शन आपको लिखा गया है कि यदि H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH विल बी लेस, है कि नहीं। यदि H+ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, H+ कंसंट्रेशन क्या बताता है, एसिड को, है कि नहीं, ये दिखाता है, एसिड को दिखाता है कि नहीं, ये क्या दिखाता है, एसिड को दिखाता है। और यदि H+ कंसंट्रेशन कम होगा तो उसी प्रकार से वो या तो न्यूट्रल हो जाएगा या फिर वो बेस होगा, है कि नहीं, OH- का प्रेजेंस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यदि H+ है तो ये एसिड दिखाएगा, और H+ कम है या फिर OH- है तो इसका मतलब ये बेस दिखाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि H+ आयन कंसंट्रेशन इज मोर, pH वैल्यू विल बी लेस। तो हम लोग को मालूम है कि एसिड जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है pH वैल्यू क्या होता है, लेस होते जाता है कि नहीं, pH वैल्यू क्या होता है, लेस हो जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ। और वाइस वर्सा, और pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+। जो भी H+ का उल्टा होता है pH, है कि नहीं, यदि जितना जितना कम होते जाएगा pH उतना ज़्यादा होगा, और pH ज़्यादा होगा तो H+ कम होगा, यही तो हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एन एक्वा सोल्यूशन हैज ए pH वैल्यू ऑफ 7। बोलता है कि एक सोल्यूशन है जिसका pH वैल्यू क्या है, 7 है। तो इफ दिस सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, बुड़बक बनाता है का, जब हम लोग को जब बोल ही दे रहा है कि सोल्यूशन जो है pH उसका जो 7 आ रहा है तो एसिडिक और बेसिक का तो बात ही नहीं है, सीधा सीधा न्यूट्रल होगा। देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि इट इज ए न्यूट्रल सोल्यूशन। 1 मार्क्स का सवाल में हम लोग ये जवाब दे सकते हैं कि क्या है, ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा। एसिड होगा तो 7 से नीचे होना चाहिए, बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। न्यूट्रल ही जो है एक ऐसा मात्र सोल्यूशन होगा, न्यूट्रल सोल्यूशन जिसका pH वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर लिखा है विच हैज ए हायर pH वैल्यू, किसके पास ज़्यादा वैल्यू होगा, 1 मोल HCl पर कि 1 मोल NaOH पर। अच्छा बताइए pH वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, H+ का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो H+ ज़्यादा होने का मतलब वो एसिडिक होगा नेचर में, यानी कि HCl तो क्या है, एसिडिक है। तो सिंपल सा बात है, यदि pH वैल्यू हमको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग जानते हैं ना कि एसिड का जो pH वैल्यू कम होता है और इसका pH वैल्यू ज़्यादा होता है। वीडियो देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, यदि आप पिछला वीडियो ना देखे हैं तो बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि हमने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है क्या आपको लिए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर है कि नहीं सही हम लोग का। 1 मोल NaOH, सिंपल सा बात है, जिसका बेस ज़्यादा होगा उसी का pH वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होता है। 7 से भी ज़्यादा जी, 7 से ज़्यादा और 7 से नीचे तो होता ही है। जहाँ 7 से ऊपर गया तो वो pH वैल्यू क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बेस होगा, ठीक है। तो फिर चलिए अगला सवाल देखते हैं। टूथ इनेमल इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। जो बोलते हैं कि टूथ जो है वो क्या है, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी में, क्योंकि वो कैल्शियम से बना होता है ना। हड्डी देखते हैं सारी चीज़ें। तो इट हाउ डज इट अंडरगो डैमेज ड्यू टू ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट्स, व्हाट शुड वी डू टू प्रिवेंट इट। बोलते हैं कि ये कैसे जो है, मतलब कि वो ख़राब हो जाता है, बहुत ही हार्डेस्ट जो बॉडी पार्ट है, फिर भी वो हमारे चॉकलेट और स्वीट जो मीठा थोड़ा सा खा लेते हैं, है ना, चॉकलेट छोटा छोटा बच्चा लोग भी खा सकता है, लेकिन फिर भी उससे हमको कैसे जो डैमेज कर लेते हैं हम लोग अपने दांतों को, तो बताना है आपको। तो बताइए कि चॉकलेट है ना बच्चा लोग भी खा सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उससे बॉडी जो है हम लोग का बॉडी पार्ट, दांत जैसा भी हार्डेस्ट जो एलिमेंट है, मतलब कि पार्ट्स है, वो भी हम लोग का ख़राब हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हम जब चॉकलेट खाते हैं, है ना, तो जो वातावरण में जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, उसके साथ चला जाता है। जब हम बता ही रहे हैं कि वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो उसके साथ तो बैक्टीरिया आएगा ही आएगा, है कि नहीं। तो बैक्टीरिया जाता है जैसे ही मुंह में, तो उससे क्या होता है, लार से क्या हो जाता है जी, उत्पन्न होने लगते हैं बैक्टीरिया, और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है वो, जिस कारण से वो हमारे दांत को भी वो खराब कर पा लेता है। और उसको हम लोग प्रिवेंट करने हैं, तो प्रिवेंट करना है तो जैसे उसके लिए हमको छाड़ देना पड़ेगा कैल्शियम का भी, या फिर जैसे हम लोग कॉलगेट यूज जो करते हैं, हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो उसमें वही छार होता है, देखते हैं ना, साबुन जैसा उसमें भी झाग देता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसमें भी साबुन जैसा फॉर्म बन रहा है, आप उसमें समझ सकते हैं कि उसमें बेस है कि नहीं। तो देखिए आंसर जो है, व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5, जो हम लोग का pH वैल्यू होता है तो वो क्या होता है, 5.5 होता है। जब pH वैल्यू जब हम लोग का मुंह का जब 5.5 से नीचे होता है तो क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस्ड एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड
कोरोड द टूथ इनेमल। क्या हो जाता है जी कि जब हम लोग का 5.5 से नीचे होता है तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करने लगते हैं, डिग्रेडेशन से, शुगर के डिग्रेडेशन से और कोरोड के डिग्रेडेशन से हम लोग का जो टूथ क्या होता है, इनेमल एसिड जो है देने लगता है। ठीक है, तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग टूथपेस्ट। इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने दांतों को, है ना, किसका यूज करके, टूथपेस्ट करके यूज करके, या फिर जो जनरली है ना बेसिक होता है, जो वस्तुएं बेसिक होती हैं या फिर टूथपेस्ट में बेस होता है जनरली, इसीलिए हम लोग उसको देने से हम लोग बचा पाएंगे। क्योंकि जो है एसिड बनाने जो लगता है बैक्टीरिया, तो एसिड और बेस मिल करके क्या कर देगा, उसको चीज को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं, हाउ डू H+ आयन्स एग्जिस्ट इन वाटर। H+ आयन कैसे एग्जिस्ट करता है, तो एज हाइड्रोनियम, है ना, पानी में जब हम लोग मान लीजिए मिला दिए H+ को, है ना, और H2O को, तो ये क्या बना देगा जी, H3O+ ही तो बनाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन के रूप में वो क्या करता है, मौजूद रहता है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे 5वां नंबर के 5 सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल देखेंगे, है ना। कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग आस्क्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग डैश 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 एंड डैश। तो इस प्रकार से बात है कि कॉमन सॉल्ट को हम लोग यदि यूज करते हैं और इस चीज को हम लोग बना पाते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज करके हम लोग ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कॉमन सॉल्ट कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, NaCl। ठीक है, NaCl का यूज करना है जी कॉमन सॉल्ट में। तो क्या क्या हम लोग बना सकते हैं, तो बोल रहा है वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सेलेक्ट लाइम, इन चीज़ों में से क्या क्या बना सकते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपको नीचे में कि 1 और 2 बना सकते हैं क्या, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। 1, 2 और 4 वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सेलेक्ट लाइम, बेकिंग सोडा नहीं बना सकते हैं। 1, 3 वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बना सकते हैं, या फिर 1, 3, 4 बना सकते हैं। 1, 3, 4 वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सेलेक्ट लाइम। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या क्या आप बना सकते हैं वो चीज़ आपको पूछा जा रहा है, लेकिन आपको एक एलिमेंट जो है NaCl का यूज करना है। तो NaCl या तो उस जो भी हम लोग वस्तु लेंगे Na और Cl उसमें मौजूद होना चाहिए। तो आपको यदि इसके फॉर्मूला यदि मालूम है, वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला क्या होता है वो क्या है, और ब्लीचिंग पाउडर का क्या केमिकल फार्मूला है, बेकिंग सोडा का क्या केमिकल फार्मूला, सेलेक्ट लाइम का क्या फार्मूला है, तो इन चीज़ों से आप क्या समझ सकते हैं कि बनाया किसको जा सकता है। तो कभी भी हम लोग कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो आप लोग वो रिएक्शन याद होगा कि कोई भी रिएक्शन से जब हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सारे कंपाउंड मौजूद होते हैं। तो जिस चीज़ में ये सारे कंपाउंड मौजूद होंगे उन्हीं चीज़ को आप क्या बोल देंगे कि इसी से बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इनका क्या हम लोग का आंसर बनता है। देखिए डिस्क्रिप्शन, ये आप लोग का वॉशिंग सोडा है Na2CO3 और 10H2O बनाया गया है कि नहीं, जो वॉशिंग सोडा देख रहे हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, जो आप ये फिगर देख रहे हैं कि ये बेकिंग सोडा है। फिर देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है CaOCl2, दिख रहा है ना, मतलब इसमें Na मौजूद है ही नहीं। और सेलेक्ट लाइम देखेंगे तो इसमें भी Na मौजूद है ही नहीं है। तो इसका मतलब ना सेलेक्ट लाइम बना सकते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि यदि हम लोग NaCl को मिलाएंगे किसी भी कंपाउंड में तो ये चीज़ें तो मौजूद होनी चाहिए ना जी, Na कम से कम तो मौजूद होने ही चाहिए, Cl मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग कोई वस्तु बनाएंगे तो Na आपको मालूम होगा कि बहुत रिएक्टिव होता है। इसका मतलब यदि उस कंपाउंड से यदि रिएक्ट करेगा तो सिंपल सा बात है Na तो मौजूद होगा ही, जो हम लोग को मेन कंपाउंड बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ब्लीचिंग पाउडर में Na मौजूद है ना सेलेक्ट लाइम में, तो इसका मतलब ये तो बनना मुमकिन नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। आप देख रहे हैं वॉशिंग सोडा में Na मौजूद है और इसमें भी Na मौजूद है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि 1 और 3 जो है ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी एक्चुअली आपका सही माना जाएगा। आप देखिए आंसर आपका बिल्कुल राइट हुआ, ऑप्शन सी। चलिए आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द अदर कंस्टिट्यूएंट इज। बोला कि यदि इसमें से एक हम लोग ले लेते हैं, पहले जैसा ही सवाल है कि बेकिंग पाउडर बनाना है, बेकिंग पाउडर में यदि एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिए NaCO3 ले लिए, तो दूसरा क्या होगा, बेकिंग पाउडर बनाना है जी आपको, बस वही बात है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, है ना, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इन चीज़ों में से आप क्या ले सकते हैं यदि आपको एक NaCO3 मिल गया तो।
तो देखिए बेकिंग पाउडर तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होता है ना, हम लोग खाने में भी यूज करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम लोग का कम एसिडिक हमको मिलेगा उतना हमारे लिए बढ़िया होगा, है कि नहीं, क्योंकि जो भी बेकिंग पाउडर होता है वो लगभग में क्षारीय होता है। तो आप देख रहे हैं HCl है ना, HCl देखेंगे, एसिटिक एसिड देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप यहाँ पर, सब के सब केमिकल कंपाउंड्स हैं, है कि नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो जाता है HCl। एसिटिक एसिड का देखेंगे, है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको, CH3COOH हो जाएगा। H2SO4 आप सल्फ्यूरिक एसिड देख ही रहे हैं। बाकी यदि हम लोग टार्टरिक अम्ल देखेंगे तो इसमें मिलता कहाँ है मालूम है, ये देखिए टार्टरिक एसिड इसमें मिलता है आपको, है ना, इमली में आपको टार्टरिक एसिड मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ना HCl यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, ये भी आपका रिएक्टिव कंपाउंड है, ये भी। तो इसका मतलब यदि हमको बेकिंग पाउडर बनाना है तो इसी से हम लोग काम चला सकते हैं, मतलब ऑप्शन बी सही होने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या बात है। देखिए ये आपको जो नोट्स में भी नहीं बताए गए हैं, मतलब कि जो आपका टॉपिक वाला जो वीडियो चल रहा था उसमें भी ये नहीं पूरा करवाया गया, तो इसलिए बोलते हैं कि सारा वीडियो देखा कीजिए, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलने वाले हैं। तो देखिए क्लोर अल्कली प्रोसेस कुछ बड़ा नहीं है, बस हम लोग उसमें NaOH निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, जब हम लोग को व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम लोग को NaCl का जब सॉल्यूशन रहता है उसमें जब हम लोग निकालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देता है, NaOH दे देता है। ठीक है, क्योंकि एक्वास जब करते हैं मतलब H2O में जब मिला देते हैं तो वहाँ तो हमको NaOH मिल ही जाएगा ना जी। तो दिस प्रोसेस क्या कहलाता है, अल्कली क्लोर अल्कली प्रोसेस, मतलब कि जहाँ से हम लोग HCl से मिला करके उसमें हम लोग H2O मिला दिए तो बनेगा ही NaH2O। तो देखिए हम लोग अभी आपको ये NaCl हो गया और H2O हो गया, तो ये दोनों चीज़ मिला जी, तो दोनों चीज़ मिलेगा तो NaOH तो मिलेगा ही, है ना। यहाँ से Na ले लेगा, यहाँ से HOH से ये दोनों ही क्या करेगा, NaOH का निर्माण कर लेगा, और हम लोग का बच जाएगा इधर Cl2 और H2 निकल लेगा जी, क्लोरीन और ये देखिए हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि यदि हम लोग NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड में यदि हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, है ना, NaCl के सॉल्यूशन में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको NaOH मिल जाता है कि नहीं। मतलब कि नमक हम लोग को HCl और NaOH से NaCl निकालते हैं, फिर NaCl को जब हम लोग फिर से पानी में मिला करके NaOH भी निकाल सकते हैं, मतलब उल्टा प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसी बात को याद रखिएगा, अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस इसी को कहा जाता है ना। तो फिर जान लिए होंगे आप लोग, है ना, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया जाता है तो बनता है। तो चलिए अगला देखते हैं, लास्ट सवाल है आपके लिए। और हाँ, नेमिंग भी कर दीजिएगा जी, बहुत जरूरी है नेमिंग करना, है ना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्लोरीन गैस आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से नेमिंग करना भी आपके लिए बेटर होता है, तो करते चलिएगा जो भी नेमिंग है आपका, है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको पैसेज को पढ़ने हैं और उसके सवालात के जवाब भी देने हैं। क्या लिखता है, ए ड्राई पैलेट ऑफ ए कॉमन बेस, जो एक कॉमन बेस लिया गया है, बी नाम दिया गया है उसको, व्हेन केप्ट इन ओपन एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड टर्न्स स्टिकी। क्या करते हैं कि जब इसको जब रखा जाता है, मॉइस्चर ले लेता है, जब हम लोग ऐसे ही खुले वातावरण में रख देंगे तो ये स्टिकी हो जाता है। द कंपाउंड इज ऑल्सो ए बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, और बोलता है कि ये जो प्रोडक्ट है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस का बना हुआ प्रोडक्ट रहता है। तो प्रोडक्ट कहने का मतलब रिएक्शन के बाद जो हमको निकलता है वही तो प्रोडक्ट होता है कि नहीं। तो प्रोडक्ट जो है वो क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम लोग का कौन सा प्रोडक्ट निकाले थे, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में आपको क्या निकला हुआ देता है, NaOH दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 7 आपको क्वेश्चन नंबर 8 में ही ये चीज़ बता दिया गया। तो इस 9 में आप लोग देख सकते हैं जो भी चीज़ बोल रहा है कि आपको निकालना होगा, क्या निकालना होगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट निकालना होगा। तो इसका मतलब साफ है कि वो NaOH होना चाहिए। तो साफ साफ ऑप्शन क्वेश्चन ए नंबर में आपको पूछा है कि वो आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिफाई करने हैं कि वो जो बी कंपाउंड हम बोल रहे हैं, वो जो बेस बोल रहे हैं, बेस है, बेस भी बोल दिया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोल के ही तो फंस गया, अपना आंसर खुद ही दे रहा है कि नहीं, कि क्लोर अल्कली प्रोसेस का प्रोडक्ट है। तो भाई सिंपल सा बात है, क्लोर अल्कली प्रोसेस आपको जाननी चाहिए। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम लोग क्या सीखें कि NaOH निकालता है ना,
AOH का ही नाम दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझिए कि नहीं। तो बी क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। जब हम लोग को इसको एसिड से, है ना, जो ये क्या है NaOH है, और जब हम लोग एसिडिक से करेंगे, मान लीजिए HCl से ही करा दिए, तो क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCl। आपको मालूम होगा कि इसी को जो इस तरीके से जो रिएक्शन होता है, इसी को तो कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग साफ साफ लिख दिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा यदि इसको एसिड से रिएक्शन करवाया जाएगा, है कि नहीं जी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच सॉल्यूशन। इस प्रकार के सॉल्यूशन से हम लोग एक लिखना है, तो NaOH को CO2 से के साथ रिएक्शन करवा दिए, Na2CO3 बना दिए, H2O निकाल दिया गया। बस इस तरीके से हम लोग को कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना, मतलब कि इसे किसी को भी रिएक्शन करवा करके हम लोग को एक बैलेंस इक्वेशन बना देना है। बैलेंस लिखना है जी, बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से आपको ज़्यादा गंदा भी नहीं करना है, आराम से देख सिर्फ 2 लगाना पड़ा, खत्म बात हो गया। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। व्हेन एक्वास सोडियम, जब सोडियम कार्बोनेट के जब एक्वास किया जाएगा, मतलब पानी मिला देंगे, रिएक्ट विथ HCl, और HCl से भी करवा देना है। HCl को साथ Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ देखिए Na रिएक्टिव है, तो HCl को लेके भागेगा, और क्या होगा, इट गिव्स NaOH, H2 एंड CO3। NaOH देगा, H2 देगा, CO2 देगा, या फिर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 देगा, या फिर NaHCO3 प्लस CO2 देगा, या NaHCO3 H2O एंड CO2 देगा। तो देखिए, तो यहाँ पर है Na2CO3, और इसके साथ हम लोग HCl को रिएक्शन कराएंगे। तो देख रहे हैं ना, Na जो है Cl को लेकर के भागेगा, क्योंकि Na जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद CO3 दिख रहा है, तो इसका मतलब CO2 भी निकल सकता है, और यहाँ पर H जो है तो अकेले बच गया, है कि नहीं, और यहाँ पर O भी है, तो इसका मतलब HO मिल करके क्या बना सकता है, H2O बना सकता है। इसका मतलब NaCl, CO2 और H2O, NaCl चाहिए हमको, और H2O और CO2। ऑप्शन सी, जो ऑप्शन बी सही लग रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होना चाहिए। चलिए जी आंसर देखते हैं, क्या बात है, ऑप्शन 2 हमारा ग्रीन हो गया, इसका मतलब आंसर हम लोग का सही हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस उसी तरीके से बात है। तो फिर हम लोग को और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों को आपको, हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिए, अगले चैप्टर के हम लोग मिलेंगे फिर, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, है ना, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता है उस चीज़ से। और कुछ भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें, है ना, कैसा लगता है वीडियो, नहीं लगता है आपको, है ना, और भी चीज़ें आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप वो भी हम लोग को बता सकते हैं। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।